नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज 3rd चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम यानी व्यवस्था उपागम और मार्क्सवादी उपागम। इससे पूर्व हमने आदर्शवादी और यथार्थवादी उपागम को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था उपागम क्या है इसके बारे में जानेंगे। व्यवस्था सिद्धांत जो है वो एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य विज्ञान और वैज्ञानिक विश्लेषण का एकीकरण करना है। एक ऐसे सिद्धांत की खोज करना है जिसकी सहायता से विज्ञान को अपनी समस्याएं समझने में सहायता मिल सके। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, व्यवस्था उपागम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम जो आता है वो मॉर्टन कैप्लन का नाम आता है, जिन्होंने व्यवस्था सिद्धांत को एक विस्तार स्वरूप प्रदान किया था। व्यवस्था शब्द को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। पहले अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके। दूसरे अर्थ में विशेष विन्यास जिसमें स्वयं विन्यास का रूप ही राज्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण माना जाए। और तीसरे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार की विधियों के प्रयोग को व्यवस्था कहा जाता है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो क्रियाशील गतिमान व्यवस्था कह सकते हैं। विशिष्ट काल जब होता है तो इसका विशिष्ट रूप रहता है, जैसे कि मनुष्य का शरीर है उसमें बचपन, किशोरावस्था, यौवन और वृद्धावस्था आती है। यदि एक व्यवस्था के समस्त अंग समान रूप से विकसित होते हैं तो हम कहते हैं कि स्वस्थ विकास होता है। जैसे सावयव में एक ही विशिष्ट का अगर अंग बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि वह शरीर में किसी रोग का लक्षण है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब एक राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो उससे अन्य राज्यों पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है और ऐसे में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। जिस तरीके से शरीर में अधिक असंतुलन होने पर ज्वर आदि उस असंतुलन को संतुलित करने में एक कदम बढ़ाते हैं, उसी तरह जब राज्यों में असंतुलन की स्थिति आ जाती है तो फिर क्या होता है, क्रांतियां होती हैं और उस क्रांति के पश्चात एक नया संतुलन स्थापित हो जाता है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो स्वतंत्र राजनीतिक जो इकाइयां हैं उनका संग्रह है जो कुछ नियमित रीति से परस्पर क्रिया करती हैं, यानी राज्यों में परस्पर क्रियाएं जो हैं वो नियमित होनी चाहिए और अनवरत भी होनी चाहिए। जहाँ इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती वहाँ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यवस्था विश्लेषण धारणा के अनुसार किसी राष्ट्र का व्यवहार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कुछ लेने और देने की दोनों तरफ की क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। राज्यों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। राज्यों का जो व्यवहार है वो अनवरत रूप से परिवर्तित होता रहता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भूत और वर्तमान से संबंधित माना गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक विशुद्ध सिद्धांत पर बल देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था उपागम जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। मॉर्टन कैप्लन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था सिद्धांत का, जैसा कि मैंने बताया, प्रतिपादन किया गया। उन्होंने 6 प्रतिमानों की कल्पना की है। वो 6 प्रतिमान कौन से हैं? शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था,
इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसी के आधार पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का चित्रण मॉर्टन कैप्लान के द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन वाली जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत 6 अपरिहार्य नियम बताए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, उसे युद्ध की बजाय समझौते का सहारा लेना चाहिए। दूसरा, यदि समझौते के कारण अपनी क्षमता बढ़ाना मुश्किल हो तो फिर युद्ध का सहारा लिया जाना चाहिए। तीसरा, किसी आवश्यक कार्यकर्ता को समाप्त करने की बजाय युद्ध बंद कर देना ही ज़्यादा उचित कहा जा सकता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर यदि कोई विशेष कर्ता या कर्ताओं का कोई विशेष संविध आधिपत्य स्थापित करना चाहे अथवा सफलता प्राप्त करना चाहे तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। पांचवा, यदि कोई कार्यकर्ता या कर्ताओं का समूह जो है वो अधिराष्ट्रीय सिद्धांत का पोषण करने लगे तो उसे वैसा नहीं करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। और छठा और अंतिम है, पराजित या अवरुद्ध आवश्यक जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं उनको व्यवस्था में फिर प्रवेश करने दिया जाना चाहिए। सभी आवश्यक कार्यकर्ताओं को सहयोगी माना जाना चाहिए। इस प्रकार शक्ति संतुलन के 6 अपरिहार्य नियम बताए गए। दो जो पहले तो नियम हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक पद्धति के अंतर्गत किसी राजनीतिक उप पद्धति का अस्तित्व नहीं है। इसलिए आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथियों पर निर्भर रहना पड़ता है अथवा उनमें सदा इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकें। तीसरा नियम ये प्रकट करता है कि आवश्यक कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सीमा के बाहर भूमिका नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होगा। चौथे और पांचवें से यह प्रतीत होता है कि यदि किसी आवश्यक राष्ट्रीय कर्ता या कर्ताओं के समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित किया जाता है तो वह दूसरे राष्ट्रीय कर्ता या कर्ताओं के समूह के लिए सदैव खतरनाक साबित हो सकता है। और छठा नियम यह स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सदस्यता उन व्यवहारों पर निर्भर करती है जो व्यवहार शक्ति संतुलन व्यवस्था के नियमों के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार 6 अपरिहार्य नियम और उनका स्पष्टीकरण। आधुनिक समय में अगर हम देखें तो शक्ति संतुलन जो व्यवस्था है उसके पतन के कई कारण रहे, जैसे कि सशक्त प्रतिकूलगामी कर्ताओं का अंत होना, अनुकूलगामी सदस्यों के द्वारा प्रतिकूलगामी सदस्यों के विरुद्ध यथोचित कदम उठाने में विफल होना, साम्यवादी गुट का अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर संगठित राजनीतिक समूहों का अभ्युदय होना। इसी कारण मॉर्टन कैप्लान ने शक्ति संतुलन व्यवस्था का जो परिवर्तित रूप आया उसमें उन्होंने द्विध्रुवीय व्यवस्था उसे नाम दिया। इसके भी 2 रूप बताए, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था और दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था शक्ति संतुलन की जो व्यवस्था थी वो व्यवहार में स्थापित नहीं हो सकी, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ी। इसके स्थान पर विश्व राजनीति में अस्थिरता का युग आया और उसके कारण शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था जो थी वो अस्तित्व में आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शक्ति संतुलन की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित होती गई। दोनों महाशक्तियों के चारों तरफ लघु शक्तियाँ और निर्गुण राज्य जो थे वो अस्तित्व में आ गए। निर्गुण राज्यों का एक समान गुट होने के कारण 2 बड़ी शक्तियों की शक्तियाँ जो थी वो शिथिल बनी रहती हैं। यह व्यवस्था जो थी वो शक्ति संतुलन व्यवस्था से कई अर्थों में भिन्न कही जा सकती है, जैसे कि शक्ति संतुलन में संतुलन की भूमिका मूलतः विभिन्न राष्ट्रों की एकीकृत करने की भूमिका थी, क्योंकि उसके अंतर्गत किसी भी गुट को आधिपत्य जमाने से रोका जाता था। इसके विपरीत शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था में एकीकरण की जो भूमिका थी वो समझौता कराने की थी, यानी जो निर्गुण सदस्य थे वो दोनों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में समझौता कराने की प्रवृत्ति पर जोर देते रहे। यानी अब 2 गुटों के अलावा जो अन्य गुट थे, निर्गुण गुट या संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी, उन्होंने एक तरीके से समझौताकारी गुट के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
शिथिल त्रिध्रुवीय व्यवस्था जो थी वो सहज रूप से अस्तित्व उसमें था। शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विपरीत इसमें भूमिका विभेदन की मात्रा अधिक थी, और यदि किसी भूमिका का निर्वाह दूसरी भूमिका को नज़रअंदाज कर देता है तो वह व्यवस्था जो है वो रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि एक गुट का कर्ता दूसरे गुट के कर्ता को समाप्त कर देता है, तो यह व्यवस्था पद सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था को पढ़ा। अब हम देखेंगे दृढ़ त्रिध्रुवीय व्यवस्था। दृढ़ त्रिध्रुवीय व्यवस्था जो है वो शिथिल त्रिध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरित रूप कहा जा सकता है। इसमें गैर गुटीय और विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक जो सदस्य होते हैं वे या तो पूर्णतः लोपित हो जाते हैं या फिर उनका महत्व नहीं रहता। इस व्यवस्था के स्थायित्व की गारंटी तभी होती है जबकि दोनों गुटों का सोपानीय रीति में संगठन हो। इस अवस्था में मध्यस्थीकरण से संबद्ध जो भूमिकाएं होती हैं उनका अभाव होता है, जिससे कि तनाव के बढ़ने की संभावना हो जाती है, और यही कारण है कि दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में स्थायित्व का अभाव देखा जा सकता है। चौथा जो सोपान है वो है विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो एक शिथिल त्रिध्रुवीय व्यवस्था में आवश्यकताओं की जो प्रकार्य हैं उनके विस्तार से बनता है। इसके अंतर्गत विश्वव्यापीकर्ता जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इतना शक्तिशाली होता है कि राष्ट्रीयकर्ताओं के मध्य होने वाले युद्ध को रोक सके। इस व्यवस्था में विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ताओं तथा गैर गुटीय कर्ताओं का प्राबल्य रहता है। इसमें राष्ट्रीयकर्ताओं का व्यक्तित्व बना रहता है और अधिकतम शक्ति का प्रयत्न भी किया जाता है। राष्ट्रीयकर्ता जो होते हैं वो अपना उद्देश्य विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगते हैं। राष्ट्रीय हितों को विश्वव्यापी व्यवस्था के समक्ष गौण मान लिया जाता है और अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए कार्यकर्ता जो है वो शांतिपूर्ण साधनों का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद आता है सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है और इसमें संगठन के जो भौगोलिक तत्व हैं उनकी बजाय प्रकार्यात्मक तत्व ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं। एक विश्वव्यापी कर्ता जब सारे विश्व को समेट लेता है और केवल एक राष्ट्र रह जाता है तब वह केवल एक राष्ट्र रह जाता है। यह सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो निदेशात्मक और गैर निदेशात्मक दोनों तरह की हो सकती है। यदि कोई निरंकुश राज्य है जैसे कि नाजीवादी जर्मनी किसी राष्ट्रीय कार्यकर्ता द्वारा की गई विश्व विजय का परिणाम है तो निदेशात्मक होगी, और यदि किसी प्रजातांत्रिक देश में प्रचलित नियमों पर आधारित है तो गैर निदेशात्मक कहलाएगी। अगला और अंतिम है इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हर राज्य के पास अपने विरोधी को नष्ट करने की क्षमता सदैव रहती है। इसमें सभी कर्ताओं की क्षमता समान होती है। एक कर्ता दूसरे पर आक्रमण कर विजयी बनना चाहता है तो उसे भी नष्ट कर दिया जाता है। सभी कर्ता अपनी सुरक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहते हैं और व्यवस्था हम कह सकते हैं कि परस्पर धमकी पर आधारित होती है, इसलिए इसमें तनाव की स्थिति अधिक रहती है। इकाई वीटो व्यवस्था तभी स्थायी रह सकती है जब सारे कर्ता धमकियों का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं और स्वयं को नष्ट करने का इसमें हमेशा खतरा रहता है। ऐसी व्यवस्था उसी समय स्थापित हो सकती है जबकि सब कर्ताओं के पास इस प्रकार के आणविक हथियार हों जिससे कि प्रत्येक दूसरे को नष्ट करने में समर्थ हो सके। तो इस प्रकार मार्टिन कैप्लान के द्वारा व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत 6 सोपानों का वर्णन किया गया। इसकी आलोचना की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे 6 प्रतिमानों में विभाजन मनमाना। कैप्लन ने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 6 प्रतिमानों का विभाजन किया है वो अपनी उसकी मनमानी सोच है, उसने अपने तरीके से उसका बंटवारा किया है। कोई भी व्यक्ति प्रतिमानों की संख्या अन्य विश्लेषणात्मक ढांचे में कम या ज़्यादा कर सकता है। दूसरा आता है कोरा आदर्शवादी। कैप्लन ने जो 6 प्रतिमान बताए हैं उसमें पहली कसौटी यथार्थवादी है और उसके आधार पर शक्ति संतुलन व्यवस्था और शिथिल त्रिध्रुवीय व्यवस्था की जो है वो वास्तविक प्रतिमानों की श्रेणी में आती है। दूसरी कसौटी आदर्शवादी है
इसके आधार पर अन्य 4 प्रतिमान जो हैं वो संभव प्रतिमानों की श्रेणी में आते हैं। इन संभव प्रतिमानों के आधार पर कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक सामान्य सिद्धांत जो है वो बनाने का प्रयत्न किया है, और यह केवल कोरा आदर्श ही कहा जा सकता है। अगला जो आलोचना है वो है अव्यवहारिक सिद्धांत। कैप्लन की जो मान्यता है वो अपने आप में पूर्ण व्यवहारिक नहीं कही जा सकती। उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में पहले से छठे की ओर चलने की प्रवृत्ति बताई है। शक्ति संतुलन व्यवस्था आगे चलकर शिथिल त्रिध्रुव व्यवस्था में, शिथिल त्रिध्रुव व्यवस्था दृढ़ त्रिध्रुव व्यवस्था में, फिर विश्वव्यापी, उसके बाद सोपानीय और अंत में इकाई व्यवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार कैप्लान जो है एक व्यवस्था को अपनाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कैप्लान ने जिस सिद्धांत को अपनाया है उसी के अनुसार एक व्यवस्था दूसरे में परिवर्तित हो। तो ये अपने आप में अव्यवहारिक सिद्धांत है। अंतिम जो इसकी आलोचना है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में ही संभव है। यानी कैप्लन ने जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बताई है वो परिवर्तन जो है वो केवल साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पुनर्जीवित होने पर ही संभव है। ऐसी व्यवस्था में सभी राष्ट्र जो होते हैं वो व्यवहारिक रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के नेतृत्व में खड़े हो जाते हैं। खाड़ी युद्ध के बजाय अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय की संभावना जो थी वो जिस तरह से बढ़ी थी वो अपने आप में इसका परिचय कही जा सकती है। तो जो व्यवस्था सिद्धांत है वो सामान्य स्थिति में नहीं बल्कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की स्थिति में ही संभव है। इस प्रकार कैप्लन के द्वारा जो 6 प्रतिमान बताए गए उन 6 प्रतिमानों की आलोचना भी की गई, लेकिन हम ये मानेंगे कि किसी न किसी रूप में कैप्लान के जो 6 प्रतिमान हैं उनमें से कुछ प्रतिमान जो हैं वो मौजूद हैं। शक्ति संतुलन वाला प्रतिमान जो है वो आज भी मौजूद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था शिथिल त्रिध्रुवीय व्यवस्था बन गई थी। 2 जो मुख्य कर्ता थे अमेरिका और सोवियत संघ, उनके हाथों में शक्ति आ गई थी। निर्गुट राज्यों का अस्तित्व आ गया था जिसके कारण इन कर्ताओं की शक्ति जो थी वो शिथिल पड़ गई थी। आज जो परमाणु राष्ट्रों की संख्या बढ़ रही है उसमें हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो इकाई वीटो व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ये तो था व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था उपागम। अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी उपागम के बारे में। मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र दृष्टि से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में समझने के पर बल देता है। इसमें अंतःशास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण भी निहित है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक जो विज्ञान है उनको स्वायत्त अनुशासन में के रूप में रखने से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, मुद्दे और घटनाएं राजनीति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के बीच विभक्त होकर रह जाते हैं। ये समस्याओं के समाधान प्रस्तुत नहीं करते और विवादों में फंसकर रहने वाली रह जाते हैं। इसलिए संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को इकाई के संदर्भ माना जाता है और इसकी प्रक्रियात्मक अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। अगर हम देखें मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तो ये वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के रूप में देखी जा सकती है। इसमें पूंजीवादी जो राष्ट्र हैं वो गरीब राष्ट्रों का शोषण करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए युद्धों को, विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विश्व के सभी मजदूर जिनका कोई भी देश नहीं होता, जो कि केवल अपने वर्ग से संबंधित होते हैं, ये संगठित होते हैं। उनसे संगठित होने की अपील की जाती है तो वो संगठित होते हैं और उनका उद्देश्य होता है पूंजीवाद और उससे संबंधित जो भी बुराइयां हैं उनको समाप्त कर देना। और पूंजीवाद का अंत करने के बाद जो उनका अंतिम उद्देश्य बचता है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी समुदाय की स्थापना करना, जिसमें पूंजी व्यवस्था की बुराइयां जैसे कि शोषण, आर्थिक विषमता, विस्तारवाद और युद्ध की नीति नहीं हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी उपागम जो है वो पूंजीवादी राष्ट्रों के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। मार्क्सवादी सिद्धांत की 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो हैं
उनको देखा जा सकता है। पहली है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित है, जो कि स्वयं विश्व स्तर पर मजदूरों की एकजुटता के सिद्धांत पर बल देता है। यह बुर्जुआ राष्ट्रवाद का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना पर बल देता है। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद दुनिया के मजदूरों के सामूहिक हित पर बल देता है और वो कहता है कि चूंकि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, इसलिए मजदूरों को अपनी मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही की आवश्यकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब शोषण खत्म हो जाएगा तो उसी अनुपात में एक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र का शोषण करना बंद कर देगा। दूसरी जो अवधारणा है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। मार्क्सवादी जो है वो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद समाप्त होना चाहिए और दुनिया के सभी देशों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी अवधारणा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। मार्क्सवादी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर भी बल देते हैं। उनके अनुसार जब सभी राष्ट्र राज्यों को किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से रहने का अधिकार मिल जाता है तो फिर व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चलने लगती हैं। और चौथी अवधारणा है साम्राज्यवाद संबंधी अवधारणा। साम्राज्यवाद के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत बौद्धिक विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक राजनीतिक घटना जो है वो केवल आर्थिक तत्वों का दर्पण है, जो कि वास्तव में मार्क्सवादी विचारधारा का आधार कहा जा सकता है। साम्राज्यवाद रूपी राजनीतिक घटना उस आर्थिक व्यवस्था की उपज कही जा सकती है जिसे पूंजीवाद कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत पूंजीवादी समाज को अपनी परिधि के भीतर अपनी उपज के अनुपात में व्यवसाय का पर्याप्त क्षेत्र प्राप्त नहीं होने देता और अपनी पूंजी को फिर उद्योग में लाने का अवसर नहीं देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो 4 महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर आधारित है और इसके अंतर्गत ये जो अवधारणाएं हैं इन्हीं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जब अध्ययन के उपागम की हम बात करते हैं तो मार्टिन कैप्लान का व्यवस्था सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो दोनों भी अपने किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं।